अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.26 के सोल्यूशन के बारे में। उसमें हमें 5 नंबर दिए गए हैं और उन पांचों नंबर में जो जो नाम है, जो जो चीज़ दिया हुआ है उसे हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फेरोमैग्नेटिज्म दिया है और दूसरे नंबर पर पैरामैग्नेटिज्म दिया है। फेरोमैग्नेटिज्म की बात करें तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर देते हैं तो भी ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते ही करते हैं। लेकिन वही अगर पैरामैग्नेटिज्म की बात करें तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड से ये भी अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग ये मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, फिर ये मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। फेरोमैग्नेटिज्म, सबसे पहला नंबर फेरोमैग्नेटिज्म। The substances that are strongly affected by magnetic field are called ferromagnetic substances। ऐसे substances जो मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अफेक्टेड होते हैं उसे हम फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। These substances can be permanently magnetized even in the absence of magnetic field। ये सब्सटेंसेस जो होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये एक मैग्नेटिक की तरह बिहेव करते ही करते हैं। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी हो जाए तो भी अपना ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते ही करते हैं। जैसे एग्जांपल में आयरन, कोबाल्ट, निकल और भी बहुत सारे होते हैं। पैरामैग्नेटिज्म के बारे में क्या लिखा है दूसरे नंबर में जो है, द सब्सटेंसेस दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द सब्सटेंसेस दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होते हैं उसे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। दे गेट मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन बट लूज मैग्नेटिज्म व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। ये मैग्नेटाइज्ड होते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड रिमूव होता है ये अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी लूज कर देते हैं। यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो ही ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में O2 Cu2+ Fe3+। तीसरे नंबर पे है फेरीमैग्नेटिज्म। ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट तो होते हैं लेकिन ये काफ़ी वीक मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते एज़ कम्पेयर टू एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये बहुत ज़्यादा वीक मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो डोमेन्स होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, एक प्रॉपर वे में अरेंज नहीं होते। अब डोमेन्स क्या होता है? डोमेन्स क्या होता है कि देखिए, जब छोटे छोटे मेटल्स आयंस एक छोटे से स्मॉल रीजन में एक्यूमुलेट कर जाए, एक ही जगह गैदर हो जाए, तो वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम डोमेन्स बोलते हैं। तो वही अगर हम लोग फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो उनमें जो डोमेन्स होते हैं वो इरेगुलरली रहते हैं, एक प्रॉपर वे में नहीं रहते हैं। वही अगर हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की बात करें तो वो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं और उनके जो डोमेन्स होते हैं वो एक प्रॉपर वे में अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तीसरा नंबर में है फेरीमैग्नेटिज्म। Ferrimagnetic substances are also affected by magnetic field, but these are weak magnetic substances because the domains are not arranged in a proper way। ये फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है क्योंकि इनके जो डोमेन्स होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, एक प्रॉपर वे में अरेंज नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में Fe3O4, MnFe2O4 एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी बहुत सारे होते हैं। चौथे नंबर पे है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, द डोमेन्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर वे। फॉर एग्जांपल MnO। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होते हैं और इनमें डोमेन्स जो होते हैं वो प्रॉपर वे में अरेंज होते हैं। डोमेन्स को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एरो का जो हेड है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पांचवें नंबर पे अब हमें दिया गया है 12, 16 एंड 13, 15 ग्रुप कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो ग्रुप 12 और 16 के एलिमेंट से मिलके बनते हैं वो हो गए 12, 16 ग्रुप कंपाउंड्स, और ऐसे कंपाउंड जो ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट से मिलके बनते हैं वो हो गए 13, 15 ग्रुप कंपाउंड्स। कैसे देखते हैं, जैसे ग्रुप 12 के एलिमेंट एक हो गया जिंक और ग्रुप 16 का एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन।
तो ये जो दोनों एलिमेंट है ग्रुप 12 और ग्रुप 16 का, उससे जो मिलके एक कंपाउंड बना जिंक ऑक्साइड, ये हमारा हो गया 12-16 ग्रुप कंपाउंड। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रुप 12 का एलिमेंट जिंक प्लस ग्रुप 16 का एलिमेंट सल्फेट। तो इन दोनों को मिला के जो एक कंपाउंड बन रहा है जिंक सल्फाइड, उसे हम 12-16 ग्रुप कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, वही और 13 और 15 ग्रुप कंपाउंड की बात करें तो ऐसे कंपाउंड जो ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट से मिल के बनते हैं उसे हम 13-15 ग्रुप कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे एक ग्रुप 13 का एलिमेंट हो गया अल्मोनियम प्लस ग्रुप 15 का एलिमेंट हो गया फॉस्फेट। तो ये दोनों से मिला के जो बना एक कंपाउंड अल्मोनियम फॉस्फाइड, उसे हम 13-15 ग्रुप कंपाउंड्स बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रुप 13 का एलिमेंट गैलियम प्लस फॉस्फेट। तो इससे जो 13 और 15 के एलिमेंट से जो मिलके कंपाउंड बन रहा है गैलियम फॉस्फाइड, उसे हम 13-15 ग्रुप कंपाउंड्स बोलेंगे। ऐसे कंपाउंड्स जो ग्रुप 12 और 16 के एलिमेंट से मिलके बनते हैं उसे हम 12-16 ग्रुप कंपाउंड बोलेंगे, और ऐसे कंपाउंड जो ग्रुप 13 और 15 के एलिमेंट से मिलके बनते हैं उसे हम 13-15 ग्रुप कंपाउंड्स बोलते हैं। और इस एक मेन पॉइंट इसमें ये आएगा कि ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जो दो ग्रुप से मिलके बनते हैं उसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये तो ना ही प्योर कंडक्टर होते हैं ना ही प्योर इंसुलेटर होते हैं, ये एक सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये सब जो कंपाउंड्स हैं ये हमारा क्या हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया।